चलो भाई, अब हम पढ़ांगा ऊर्जा संसाधन पढ़ांगा आप। और ऊर्जा संसाधन के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि ऊर्जा संसाधन होगा की है भाई, की हुआ ऊर्जा संसाधन। जिससे हमें ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा संसाधन है, यही बात है ही है क्या। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, रोटी खाने के बाद में बीड़ी पीना रहे तो ऊर्जा है, चाय पीना रहे तो अच्छा है, तो जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो क्या है भाई, ऊर्जा। हमें क्यों, कोई भी एनर्जी जो जिससे हमें प्राप्त होती है वो क्या है, सभी ऊर्जा है ना। ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ऊर्जा होती है सिर्फ दो ही प्रकार की, है ना, पट्टा ज्ञान आज की बात है। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे, ऊर्जा होती है वो दो ही प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी भाई, और एक कौन सी होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा दिवस कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है भाई, बताया था ना राजस्थान वाले जीके में। एक तो होती है परंपरागत, एक तो होती है नवीनकरणीय, और एक कौन सी होती है, हाँ नवीनकरणीय। क्या हो गया, अच्छा एक ही बात होती है क्या, नवीनकरणीय या फिर अनवीनकरणीय, है ना, दोनों ही तो होते हैं। एक अगर हम बात करना चाहें तो इसका दूसरा नाम क्या, उपनाम क्या है। नवीनकरणीय को क्या बोलते हैं, परंपरागत या गैर परंपरागत। नवीनकरणीय संसाधन कौन से होते हैं ये बताओ पहले। नवीनकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, नवीनकरणीय याद रखना, इस संसाधन जिनको एक बार यूज करने के बाद में वापस से यूज नहीं कर सकते वाले कितने हैं, नहीं कर सकते। एक तो ममता है, और कौन है, हमने पढ़ा था। एक तो होता है नवीनकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीनकरणीय संसाधन। एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। गैर जो परंपरागत होता है वो यही होता है, ध्यान रख लेना। नवीनकरणीय संसाधनों को गैर परंपरागत कहते हैं, और नवीनकरणीय संसाधनों का एक बार प्रयोग करने के बाद में वापस से प्रयोग कर सकते हैं अपने, इनका प्रयोग नहीं। अनवीनकरणीय का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट हो रहा है ना। अनवीनकरणीय एक बार खत्म हो गए तो वापस नहीं आएंगे, है ना, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका जो नाम है वो उपनाम इसका क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत। इसे बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं भाई, गैर परंपरागत बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परंपरागत बोलते हैं। अगर अब बात करें तो इसका प्रयोग एक बार करने के बाद में वापस से, यानी बार बार इसका क्या कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं हम। और अगर हम बात करें अनवीनकरणीय की तो केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, केवल एक बार है ना, केवल एक बार। जैसे हमने बाइक में पेट्रोल डाला, हनुमान खेत देते गया, वापस आया, तो ये कैसे होगी भैया, तो तेल अब मैं वापस और डाल के चला लूँगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे यहाँ मान लो कोई एक जल परियोजना, मान लो कोई जल है, नदी जा रही है, वहाँ टरबाइन लगा दिया, पानी तो बहता ही जाएगा, टरबाइन घूमता रहेगा, बिजली बनती रहेगी, है ना। तो उसी पानी को वापस निकाल दो आप, हैं क्या, जल ऊर्जा अनवीनकरणीय के अंदर आती है। नहीं, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर पढ़ेंगे, नवीनकरणीय के अंदर आती है, आपने पढ़ा नहीं। नवीनकरणीय संसाधनों और गैर परंपरागत के अंदर आती है, ध्यान रखना। जल ऊर्जा से भी भाप ऊर्जा आती है ना, वाष्प जो ऊर्जा बोलते हैं, वो आती है इसके अंदर भी। वहां पे एक बार बन गई, पानी उठ गया वहां बन के, उसके बाद भी फिर नहीं आएगी, है नहीं, ऐसा तो नहीं है।
पानी है, पानी से एक बार आप बात करो भी, पानी नदी है, नदी क्यों जा रही है? मान लो कोई क्षेत्र है, वहाँ से पानी जा रहा है, नहर जा रही है, मान लो वहाँ आपने टरबाइन लगा दिया, या फिर कोई बड़ा भाग है वहाँ आपने लगा दिया, तो वो पानी एक बार आपने निकाल दिया, वापस से पानी लेके आ गए, फिर वापस निकाल दिया। अगर पानी से अगर आपने भाप बना ली, भाप से जैसे फिर अगर आप विद्युत उत्पन्न कर रहे हो ना, तो फिर वो वाष्प वाला आ जाएगा, वो अलग आ जाएगा, वो इसके अंदर आता है ना। तो यहाँ कुछ उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, तो उदाहरण देखो हमारे कौन कौन से आएंगे भाई। एक नंबर उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है यहाँ पर कौन सी है भाई, कौन सी आती है? जल विद्युत ऊर्जा। 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 4 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? बायोमास या बायोगैस। अच्छा, बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है भाई? बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है? हाँ, सही बता रहा है भाई, बहुत बढ़िया ना। ये जो है ना, वो चावल वगैरह की जो इनका जो अपशिष्ट होता है ना, जैसे अपने भूसी वगैरह बोलते हैं ना, चावलों का छिलका जो होता है, उससे बनता है गैस के अंदर, तो आपको पता है गोबर वगैरह निकाल के उससे मीथेन वगैरह तैयार होती है ना, गैस वगैरह। और अगर हम बात करना चाहें तो बायोमास के बारे में, भूतापीय ऊर्जा भी तो यही आती है। भूतापीय, भूमि के ताप से जो ऊर्जा मिलती है, भूतापीय ऊर्जा, हालांकि इसका तो भाव है भूतापीय ऊर्जा। जैसे हॉटस्पॉट जो क्षेत्र नहीं होते क्या, हॉटस्पॉट से आप जानते हो क्या, जो गर्म स्थान होती है वहां से भी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बनाते हैं। एक और अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है। ज्वार भाटा सुना है क्या आपने नाम कभी? कब सुना था ज्वार भाटा? एक और आ जाती है जिसका नाम क्या है, ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है, ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है ना, ये आ गई ज्वारीय ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे हैं कौन से भाई? नवीनकरणीय स्रोत। अनवीनकरणीय स्रोतों, क्या? परमाणु ऊर्जा। एक बार विस्फोट हो गया, वापस बम का चित्र ले आगे छिपा ले फेविक्विक को ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इस अनवीनकरणीय संसाधनों को हमारा कितने भागों में बांटा गया है? हम बांट सकते हैं 2 भागों में। एक तो बोल सकते हैं तापीय ऊर्जा, एक तो हम बोल सकते हैं तापीय ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर आणविक ऊर्जा के बारे में, आणविक ऊर्जा के बारे में। और आणविक ऊर्जा के अंदर हम पढ़ने वाले, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ही प्रश्न आते हैं अपने यहाँ पे, आणविक ऊर्जा से आते हैं। वहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रथम परमाणु, है ना, जो ग्रह वो कहाँ पे लगाया गया था, केगा कहाँ पे है, करोरा अपने बाद नरोरा कहाँ पे है, और उसके बाद में हम बात करते हैं कुडलकुलम कहाँ पे है, ये कुछ ग्रह स्थापित किए गए, रावत बाटा कहाँ पे है, सतारा कहाँ पे है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने यहाँ पढ़ेंगे, और यही पेपर के अंदर आती है, आपके पेपर में यही आएगी, बार बार यही पूछा जाता है, आपके क्या पीछे भी यही पूछा गया था। तो यहाँ तापीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो तापीय ऊर्जा को भी आगे 2 भागों में हम पढ़ सकते हैं। एक तो कौन सी भाई, एक तो वो जो कि किस पे ताप जिससे मिलता है, आप यहाँ पे किसके बारे में पढ़ सकते हो? एक तो आप अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर कोयला वाला पढ़ सकते हो, एक यहाँ पर आप कोयला वाला पढ़ सकते हो, कोयला के अलावा यहाँ पर गैस वाला भी पढ़ सकते हो, है ना, वाष्प वाला भी आता है, वाष्प वाला भी आता है, यहाँ पे यहाँ आता है वाष्प, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और उधर आणविक के अंदर यूरेनियम, थोरेनियम वगैरह वो सभी आपको याद रखना है। तो अपने क्या पढ़ेंगे, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय संसाधनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में सबसे पहले गैर परंपरागत बोल दो, या इसे बोल दो परंपरागत, और इनका बार बार प्रयोग करते हैं, इनका एक बार प्रयोग करते हैं। और इनमें जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आती है। और इनके अंदर हम पढ़ेंगे तापीय ऊर्जा, कोयला के बारे में। कोयले के क्षेत्र के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, कोयले से जो जहाँ जहाँ संयंत्र लगे हुए हैं ऊर्जा के वो बताएंगे, क्योंकि कोयला तो क्या है, एक प्रकार का खनिज है, और खनिज हमारे दिए हुआ नहीं है कोयला, है ना। नहीं तो मैं आपको बताता भी कहाँ कहाँ कोयले के भंडार मिले हुए हैं, भंडार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ कोयले से जो संयंत्र चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, भी कोयला से कहाँ कहाँ कौन कौन से संयंत्र है वो चल रहे हैं। जैसे हमने पढ़ के आए थे ना अपने यहाँ राजस्थान में, कौन सा चल रहा है, छबड़ा वाला चल रहा है ना, छबड़ा वाला भी तो चल रहा है, सूरतगढ़ वाला भी तो चल रहा है, काली सिंध वाला भी तो चल रहा है ना। तो ये राजस्थान के अंदर हमने थोड़ा बहुत देखा था। इसके अलावा अगर हम और भी देखेंगे यहाँ कहाँ कहाँ कौन कौन से संयंत्र जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगाया कहाँ गया था,
राजस्थान में नहीं, भारत के अंदर बात करें है ना, भारत के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, जल विद्युत ऊर्जा। आपको सिर्फ कहाँ कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से यंत्र लगाए हैं, उनके नाम याद रख लेना, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है जल विद्युत के लिए ना, इतना याद रख लोगे तो भी बात बन जाएगी। सबसे पहले अपने बात करते हैं तो ये भारत का एक अच्छा खासा सा बढ़िया समय अपने होते हैं हमें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले कहाँ पर विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रयास किया गया था, तो यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम क्या है भाई, दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग से एक नदी का उद्गम होता है जो कि फरुक्का नामक स्थान पर जाकर अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है। नदी का नाम क्या है, महानंदा। ताप्ती नदी का उद्गम तो बैतूल का पठार से होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दार्जिलिंग में कहाँ होती है, इधर चलती है। तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। सबसे पहले 1897 के अंदर 130 मेगावाट का यहाँ पर संयंत्र लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया असफल हो गया। पहला जल विद्युत के लिए जो संयंत्र लगाया जा रहा था वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लगाया जा रहा था। 1897 में 130 मेगावाट का लगाया जा रहा था, लेकिन वो असफल हो गया। अगर नदी का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर नदी कौन सी आ जाएगी भाई, नदी का नाम आ जाएगी महानंदा। महानंदा नदी आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। महानंदा नदी है जो कि गंगा में कौन सी ओर से भाई, बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो पहली सहायक नदी का नाम बताओ, रामगंगा हो जाएगा। दूसरी का नाम बताओ, गोमती। तीसरी का नाम बताओ, चौथी का, पांचवी का, बागमती, छठी का, और सातवीं का। इधर सबसे पहले नदी का नाम आता है, उसका नाम क्या है, यमुना। यमुना की सहायक सिंध, बेतवा और केन। फिर कौन सी आ जाती है, टॉन्स। फिर कौन सी, कर्मनासा। फिर कौन सी, सोन। और सोन के बाद में पुनपुन। पुनपुन के बाद में हुगली, और हुगली की भी एक सहायक नदी जिसका नाम दामोदर। बहुत बढ़िया भैया ना। तो यहाँ तक मामला कंप्लीट है कि पहला जो संयंत्र लगाया गया था वो दार्जिलिंग के अंदर लगा रहे थे, लेकिन वो क्या हो गया, लेकिन पहला जो सफल जो लगाया गया था वो लगाया गया था यहाँ पर लगाया गया था, आपको पता होगा। और यहाँ पर कावेरी नदी है, और कावेरी नदी के ऊपर यहाँ कर्नाटक के अंदर एक मैंने बांध बताया था, आपको याद आ रहा हो तो। कर्नाटक, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक, इस कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से होता है। तमिलनाडु से बहते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती है, कर्नाटक के अंदर। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, शिव समुद्रम बांध। हाँ, जलप्रपात भी है, बांध भी है, ध्यान रखना ना। यहाँ पर शिव समुद्रम क्या बना हुआ है, एक जलप्रपात बना हुआ है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम एक यहाँ पे क्या बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है। इसी के पास में यहाँ पर 1902 के अंदर पहला यहाँ पर क्या लगाया गया था भाई, जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 के अंदर शिव समुद्र कर्नाटक के अंदर स्थापित किया गया था। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1897 में प्रयास किया, असफल रहा। लेकिन भारत का पहला सफल अगर पूछ ले तो सफल कौन सा रहा भाई, शिव समुद्रम रहा। शिव समुद्रम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर। नदी का नाम पूछे, कावेरी, 1902 के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम बताओ, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम। तो यहाँ बात करते हैं कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना कौन सी है भाई, बताओ। हाँ, किसी है, हैं? पहले ये कर दिया, ठीक को नहीं मानता है, चलो कोई बात को नहीं। यहाँ पड़ती है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है, जिसका नाम है ऊपरी सियांग। ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। अगर पूछी जाए भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है, तो कौन सी आ जाएगी, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना। और इससे कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, तो कितना होता है, कितना होता है, 9500 मेगावाट इससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए कि उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये यहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम क्या जाता है, जिसका नाम आ जाता है टिहरी,
जिसका नाम क्या आ जाता है, टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना कहाँ पड़ती है भाई, टिहरी बांध परियोजना पड़ती है उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। लगभग इससे आ जाती है 2400 मेगावाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पर आ जाती है और ये स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान यहाँ पर परियोजना चलती है जिसका नाम है कोयना जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। और ये परियोजना कहाँ चलती है, तो ये चलती है महाराष्ट्र के अंदर और इससे लगभग 1961 मेगावाट यहाँ से क्या होता है, क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना, जो कहाँ पड़ती है, जो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। और महेंद्र बताएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, नाम बता बिंगो, चल दफा होने देने पर ना याद हो तो नाम दफा, नाम ही नाम दफा है ठीक है ना। ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश की है, ध्यान रखना, 9500 मेगावाट। और दार्जिलिंग के अंदर पहला प्रयास यहाँ पे ये सफल हो गया था। अगर पूछा जाए यहाँ पर सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, कौन सी है भाई, अरे सबसे बड़ी ना बांध परियोजना पूछ रहा हूँ मैं, अपनी जल विद्युत परियोजना तो करा रहा हूँ। तो वो जल विद्युत परियोजना बांधों पे बनाते हैं, नदी पे बांध बनाते हैं, फिर तो ये परियोजना चलती है। तो सबसे बड़ी जल बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना बता दो आप। बहुउद्देशीय जल विद्युत को नहीं कह सकते क्योंकि बहुउद्देशीय बहुत सारे उद्देश्य होंगे, इसके अंदर बांध भी बनाया जाएगा, विद्युत भी की जाएगी, सिंचाई भी की जाएगी। तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम पूछा लिया जाए तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर एक ही नाम आता है, भाखड़ा नांगल। आपको मैंने बताया था। और भाखड़ा नांगल को क्या बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, पुनर्उत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था। और उस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी गई थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो वो कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा और नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस किस की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा कहाँ पड़ता है, भाखड़ा कहाँ पड़ता है, भाखड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बिलासपुर के अंदर है। और बिलासपुर कहाँ पड़ता है, और ये नांगल कहाँ पड़ता है, रोपड़ के अंदर। रोपड़ कहाँ पड़ता है, आते उल्टो बताना रहे हो है ना। उसके बाद में आपको याद रखना है, अगर ये तो होगी हमारी, अगर पूछा जाए दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, मैंने बताया था जब आपको नदियां पढ़ाई थी, नर्मदा। अरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, तो नर्मदा का तो नाम ही नहीं आना चाहिए दिमाग में। परियोजना पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, बताओ बताओ परियोजना का नाम। बताया था, याद करो याद करो, याद आएगा आपको। कौन सी भाई, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, वो कौन सी नदी पे चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी नदी पे चलती है, वो नदी पे चलती है, कृष्णा नदी पे चलती है। कृष्णा कृष्णा है ना, कृष्णा नदी पे चलती है। आप तो बता दो। उस नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम बोलते हैं वेदावती के नाम से जानते हैं। हेंगरी तो वेदावती के नाम है, हेंगरी किसकी सहायक है, तुंगभद्रा। याद रख लेना, इतनी हिंट देने के बाद में भी थे कौन काम करना रहा है ना। मैंने उसके अंदर बताया था, आपको याद आ रहा हो तो, कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी, तुंगभद्रा। देख लेना वहां पे जहां मैंने आपको करवाया है, तुंग और भद्रा ये कहाँ चलती है,
कर्नाटक में। नदी का नाम पूछा जाए तो कौन सा? तुंगभद्रा नदी पे। तुंगभद्रा किसकी सहायिका है? कृष्णा की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ तो तुंगभद्रा ये तो है, है? हाँ तुंगभद्रा, अरे वाह महेंद्र, तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुद्रेमुख भी अभ्यारण्य है। कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? और तुंगभद्रा कहाँ पड़ता है? ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में नागरहोल कहाँ पड़ता है? नागरहोल कहाँ पड़ता है? सोमेश्वर कहाँ पड़ता है? आंसी कहाँ पड़ता है? आंसी कर्नाटक के अंदर पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है, फिर तो सारे याद है ना, बाकी और याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान्य तो आपको इतने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बांधों के नाम बता रहा हूँ, कुछ परियोजना बता रहा हूँ मैं। प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर फिर अपने को एक मैप चाहिए होगा, अभी सही है तो ले लेते हैं अपने। ओके बना रहा है। अपने बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी चलती है, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर चलती है, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये रहा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान? किश्तवाड़ा, सलीम अली, दाचिंगम। भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, याद करो, सिक्किम में तो कंचनजंगा है। भारत का सबसे बड़ा जथा न देखना आसी, फिर था सिरुमना आसी, फिर थे दाख लेगा होगा, दाख लेगा होगा, फिर दाख ने क्या बोला है? किसमिस बोला है, हेमिस, है ना, हेमिस, हेमिस, किसमिस, हेमिस। चलो बहुत बढ़िया बात है ना। आगे हम और बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात दो ना, अच्छा ये कहाँ पड़ता है? सिमलीपाल भितरकनिका, ये कहाँ पड़ता है? चिलकनिया ने कनिका को सिम दी, चिलकनिया ने सिमली को, कनिका को सिम दी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। पहले आ जाती है यहाँ पर तुलबुल बांध परियोजना, बता रहा हूँ मैं, तुलबुल बांध परियोजना, क्योंकि इसी के ऊपर चलती है, जल विद्युत परियोजना ही है तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर की बता रहा हूँ एक बार। तुलबुल के बाद में आ जाती है उरी फर्स्ट, उरी सेकंड आ जाती है, उरी सेकंड आ जाती है। फिर यहाँ पर बगली हार आ जाती है, बगली हार आ जाती है। फिर आपकी यहाँ पर आ जाती है, बगली हार के बाद में आ जाती है कौन सी भाई? बगली हार आ जाती है। और उसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं, एक तो बगली हार, सलाल परियोजना आ जाती है, सलाल परियोजना आ जाती है। और अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाती है दुलहस्ती, दुलहस्ती आ जाती है, दुलहस्ती, दुलहस्ती आ जाती है। और एक लास्ट आ जाती है सेवा परियोजना। ये सारी परियोजना कहाँ चलती है आपकी? ये चलती है जम्मू कश्मीर के अंदर। और कौन सी परियोजना है? जल विद्युत। बस नाम याद रखना है, बस और कुछ नहीं करना आपको, नाम याद रख लिया बस, बेड़ो पार हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ चलती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर चलती है नाथपा, नाथपा जाकरी, नाथपा जाकरी परियोजना, नाथपा जाकरी परियोजना चलती है। और ये सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। पेपर में प्रश्न आए कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, भूमिगत जल विद्युत परियोजना तो कौन सी हो जाएगी? नाथपा जाकरी। नाथपा जाकरी कहाँ चलती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर चलती है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ भूमिगत, बाकी मैं आपके डिटेल से बताऊंगा तो वहाँ बता दूंगा। भूमिगत है, ये भूमिगत है, सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और नाम की अगर हम बात करते हैं यहाँ कौन सा चलता है तो यहाँ याद रख लेना। इसके अलावा सेकंड चलती है पार्वती, पार्वती चलती है। एक चलती है चंबा, चलती है चंबा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन चलती है? कोलडेम चलती है, कोलडेम चलती है। कोलडेम के अलावा अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर चलती है कौन सी भाई? चामेरा परियोजना चलती है, चामेरा परियोजना चलती है।
तो नाथपा, जागरी, पार्वती, चंबा, कोलडेम, चामेरा, ये सारी परियोजना कहाँ चलती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर चलती है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर चलती है, ध्यान में रख लेना। यहाँ उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कौन कौन सी चलती है? एक तो चलती है यहाँ पर धौली गंगा, एक तो चलती है यहाँ पर धौली गंगा चलती है। और यहाँ उत्तराखंड के बारे में और अगर हम बात करना चाहते हैं तो एक चलती है यहाँ पर, जिसका फेमस नाम आ जाता है धौली गंगा के अलावा एक और चलती है, एक गंगोत्री वाले भाग में ना, एक तो धौली गंगा चलती है, एक उत्तराखंड में और चलती है ना, याद आ जाएगी। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पर पंजाब हरियाणा में कोई चलती है क्या? पंजाब में चलती है, पंजाब में चलती है थीन, हाँ थीन परियोजना चलती है यहाँ पे, पंजाब के अंदर चलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हरियाणा के अंदर कोई विशेष नहीं चलती है, राजस्थान के अंदर चलती है, वो आपसे भी जानते हो। राजस्थान वाली बताऊँ क्या? जल विद्युत है, यही है, चंबल वाली होगी, चंबल होगी, माही वाली, सारा बता रखा आपको। तो जल विद्युत परियोजना आपको याद होगा, या नया नाम लिखाऊँ? थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ। यहाँ पे माही हो गया, चंबल हो गया, चंबल के बाद में यहाँ मैं बात करता हूँ, चंबल हो गया, माही हो गया, यहाँ अपन बात करते हैं तो एक आ जाता है कौन सा भाई? काली सिंध परियोजना आ जाती है। काली सिंध के अलावा अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो जाखम आ जाती है, जाखम के बाद में ये दो चार याद कर लेना बहुत है ना। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो गुजरात आ जाता है। गुजरात में कौन कौन सी चलती है? तो गुजरात में एक तो चलती है कांकरा पारा, एक चलती है कांकरा पारा चलती है, एक चलती है यहाँ पर उकाई चलती है, एक चलती है उकाई, एक चलती है सरदार सरोवर बांध परियोजना चलती है, सरदार सरोवर बांध परियोजना चलती है। कांकरा चलती है, उकाई चलती है, सरदार सरोवर बांध परियोजना चलती है। और उसके अलावा अगर मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहूँ तो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर चलती है, एक तो चलती है टाटा चलती है, और एक आपकी चलती है ना, कौन सी चलती है? कोयन चलती है, कोयन चलती है, एक टाटा चलती है, एक कोयन चलती है। एमपी की बात करना चाहूँ तो एमपी के अंदर चलती है इंदिरा गांधी चलती है, ये एमपी के अंदर चलती है। यहाँ की बात करना चाहूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चलती है? ऊपरी सियांग चलती है। नीचे वाले कर्नाटक वाले भाग की बात करना चाहूँ ना, एक में बड़ो हो जाओ, दो बनावांगे, एक और बना लेने, एक और बना लें, बाकी तरह समझा देंगे हमारा, एक बार बना लें आप आएंगे। प्रश्न तो तारा बठुआ है सीधा ही, जैसा मैं थने बता दियो, फिर ओ यहाँ शो बनावा था तरह है ना। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर देखो कर्नाटक वाले भाग की बात करते हैं तो कर्नाटक से पहले यहाँ बात करते हैं, अच्छा कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ एक तो चलती है कावेरी चलती है, कावेरी के अलावा यहाँ पर दूसरी काली चलती है, काली के अलावा तीसरी यहाँ पर चलती है शरावती चलती है, शरावती के अलावा अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर एक लास्ट कौन सी आ गई भाई? बांध वाली तुंगभद्रा कहाँ चलती है? कहाँ आ गई रे? कर्नाटक आ गई क्या? नदी अलग हो जाएगी ना, ये तुंगभद्रा आ गई, और एक यहाँ पर कौन सी आ जाती है कर्नाटक के अंदर ही? अगर हम बात करना चाहें तो नाम आ जाता है कि शिव समुद्रम, ये कर्नाटक के अंदर आ गई भाई। और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर तो और क्या बचा है रे? मेन तो आ गया क्या? कर्नाटक आ गया, महाराष्ट्र आ गया, इधर अगर हम बात करना चाहते हैं तो एमपी भी आ गया, इंदिरा वाला भाग आ गया ना। क्या बिजली दी हुई नहीं है ना यहाँ पे, बताया हुआ नहीं है एग्जैक्ट, ऑथेंटिक किताबों के अंदर दी हुई नहीं है ना। भी मैं सोनवाल वाली बुक करना वही पढ़ता हूँ मैं, बताया तो था, उसके अंदर दिया हुआ नहीं है। और कुछ देखेंगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, फिर कैसे आप, है ना। तो ये वाली बात है, और कोई ऑथेंटिक बुक तो है नहीं, ये आपको याद रखना है। ये कर्नाटक के अंदर है, ये आपकी है कर्नाटक के अंदर है, और ये आपकी एमपी वाला भाग मैंने बता ही दिया था, एमपी के अंदर एक ही है इंदिरा गांधी वाली है, ये याद रखना। यहाँ पे बात करते तो टाटा आ जाता है, टाटा के अलावा यहाँ पर कोयना आ जाती है। एक है ना कोयना, एक सहायक नदी भी है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं इसे कोयना को। कोयना एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है बताओ? कोयना, मैंने शायद आपको नहीं लिखवाया। कोयना एक सहायक नदी है, याद करो महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र में कितनी नदियों का उद्गम होता है?
ताप्ती महाराष्ट्र निकला है, बैतूल का पठार निकला है, ताप्ती। गोदावरी, हाँ गोदावरी निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, लेकिन उस पर नहीं है। एक और निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, उस नदी का नाम बताओ। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा, और कृष्णा की ये सहायक नदी है, नाम याद कर लेना कौन सी हो जाएगी भाई, ठीक है, ये याद रखना है इस प्रकार से। तो ये सभी आपको इतना याद रखना है भाई, ज़्यादा याद रखना ही नहीं है आपको, तो इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हमने पढ़ा है जल विद्युत परियोजना के बारे में। सबसे पहले जल विद्युत परियोजना के अंदर आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला प्रयास कहाँ किया गया था, तो ये दार्जिलिंग के अंदर किया गया था। लेकिन सबसे पहला सफल वाला कहाँ हुआ था, तो चलो इनको लिख लेते हैं, नोट्स बना देता हूँ बढ़िया आपके लिए, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखो साथ साथ में याद भी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या याद करना है कि भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो कहाँ स्थापित की गई थी भाई, याद रखना यहाँ पे कहाँ स्थापित होती है, ये दार्जिलिंग के अंदर होती है, मान ली बात। लेकिन दार्जिलिंग के अंदर होती कब है, तारीख बताओ, 1897 में। लेकिन याद करते हैं नदी का नाम बताओ, तो नदी का नाम क्या आ जाएगा भाई, महानंदा आ जाएगा। और क्या ये सफल रही थी, क्या असफल रही। और अगर उससे पूछा जाए यूनिट कितनी बनाई थी, ये यूनिट की बात करते हैं तो लगभग 130 मेगावाट का यहाँ पर संयंत्र लगाया गया था भाई। ये तो हो गया भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना के बारे में ना। अगर पूछा जाए ये क्या रही थी, असफल रही थी। अगर सफल के बारे में पूछ ले तो यहाँ पर याद रखना है कि प्रथम, इंपॉर्टेंट है, प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे लगाई गई थी भाई, ये लगाई गई थी, आपको याद रखना, शिव समुद्रम जलप्रपात के ना पास में, शिव समुद्रम। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1902 के अंदर हुई थी, 1902 के अंदर स्थापित हुई। प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना है वो शिव समुद्रम कर्नाटक के अंदर 1902 के अंदर सफल हो गई थी। यूनिट का नहीं बताया हुआ, इसलिए हम भी नहीं बताएंगे। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाम बताओ भाई। टिहरी बांध है वो कहाँ पे, नाम आ जाएगा यहाँ पे, टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी जो परियोजना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टिहरी जो बांध है वो कौन सी दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, टिहरी बांध है, बिलांगला और एक बिलगंगा आ जाए, या फिर एक बिलांगला भी आता है उसका नाम, और एक कौन सा आ जाता है, भागीरथी, तो इसी के संगम पे बना हुआ है। और भारत का सबसे ऊंचाई तो टिहरी बांध है, ये आपको ध्यान रखना। टिहरी बांध परियोजना पे चलाई गई थी। और अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये कहाँ पे चलती है, तो ये कहाँ चलती है, ये भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध बता रखा, नहीं बताएंगे। उत्तरी भारत का सबसे बड़ी जल परियोजना टिहरी बांध परियोजना है। और दक्षिणी भारत के सबसे, देखो दो प्रश्न आते हैं, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी भाई, तुंग, ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोयना जल विद्युत परियोजना। और ये जल विद्युत परियोजना कहाँ पड़ती है भाई, ये पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। अरे जो तुंगभद्रा ना वो बहुउद्देश्य है,
वो बहुउद्देश्य के लिए बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना है दक्षिणी भारत की। ठीक है, तो बोलिए इंग्लर ना बोली करो। ठीक है, अन बोलियो लालर थे बोल दियो। हाँ भी बोले एक बोला तो गलत ही कौन सा अपना तम लाल लड़की को नहीं है ना, वो बोलो जी है ओ की बोल क्या है। दक्षिणी भारत के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोयना है, जल विद्युत परियोजना है, महाराष्ट्र के अंदर चलती है। अच्छा, इसकी अगर उत्पादन क्षमता नहीं देखी ना इसकी, ये कितनी करता है लगभग 2400। वो हमने इसकी देख ली थी क्या? प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना तो ये शिव समुद्र होगी। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो हमने देखी नहीं अभी तक। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी ये होगी। अच्छा, वो तो हमने देखी नहीं ना, चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं पहले एक बार ना, कोई बात नहीं। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो तो हमने लिखी नहीं ना, चलो वो नहीं, या नीचे लिख देंगे या ऊपर लिख देंगे इसको। इसके देखो इसका ये कितना विद्युत उत्पादन करती है, ये करती है 1961 मेगावाट का। और इस कोयना जल विद्युत परियोजना को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं। ये आ जाएगा कोयना जल विद्युत परियोजना को, जल विद्युत परियोजना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं। महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा। अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, यहां लिखवा देता हूं, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाम बताओ भाई। जल विद्युत परियोजना, और इस परियोजना का जो नाम है वो आप सभी जानते हो, उत्तरी सियांग। और उत्तरी सियांग कहाँ पड़ती है भाई? नाम हो जाएगा उत्तरी सियांग। और उत्तरी सियांग कहाँ पड़ती है आपकी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर महेंद्र कौन सा था भाई अभ्यारण्य? तो महेंद्र है। उत्तरी सियांग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है ना। हाँ, महेंद्र कौन सा था? है गोविंद। उत्तरी सियांग के बारे में हम बात करते हैं तो हाँ, लागत वाली नाम तो पा। उत्तरी सियांग के बारे में बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ध्यान में रखना। और अगर हम बात करना चाहें इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में बात करते हैं तो इसकी आ जाएगी लगभग 9500 मेगावाट। इसे कुछ नहीं बोलते। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। और देखो भाई, और सुनो इनके बारे में क्या कहानी है इनकी। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये कौन सी हो जाएगी भाई? भाखड़ा व नांगल। अच्छा, खड़ा, ये तो अगर खेड़ा आ जाए तो खेड़ा याद करो, कौन से खनिज के अंदर हमने पढ़ा था? खेड़ा झारखंड के अंदर पड़ता है। हाँ, बस में खड़ा गया था, सीट नहीं मिली थी। बताओ किसकी? अरे बॉक्साइट की, बॉक्स के डब्बे के अंदर खड़ा गया था ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने बोला था कि एक वहां पे कौन सा स्थान था? देवगिरी। हमने बोला था कि द्वारका गया था, गुजरात वाले भाग के अंदर है ये। द्वारका गुजरात वाले भाग के अंदर है। झारखंड में तो खेड़ा वो अलग है ना, वो भी एक है, आपने पढ़ा था। जिसका किसका था वो? एक द्वारका आ जाता है यहाँ पे, और एक आ जाता है आपका जामनगर आ जाता है आपका, आपने पढ़ा था। एक तो जामनगर आ जाता है, एक कौन सा आ जाता है यहाँ पे? हाँ, एक देवभूमि आ जाती है, एक देवभूमि आ जाती है, एक द्वारका आ जाती है, एक जामनगर आ जाता है, एक आपका कौन सा आ जाता है? खेड़ा वगैरह आ जाता है ना। ये बॉक्साइट की आपने याद रखना। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी? अभी भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल है। और भाखड़ा कहाँ पड़ता है ये आप सभी जानते हो? कहाँ पड़ता है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ऐसा लिखना है ना, कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप। भारत की सबसे बड़ी
बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, क्योंकि दोनों सेम सेम, पहले भी वहाँ लिखा के मैं, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना एक ही बात है ना। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना बताओ। ये हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ पड़ती है? नदी का नाम, नदी खुद एक ही है तुंगभद्रा। कृष्णा की तो सहायक है, ये नदी का नाम यही आ जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, कृष्णा की तो ये सहायक है, ध्यान रखना। यहाँ तक तो मामला हो गया कंप्लीट आपका। अब हमारी बात आती है प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जो प्रमुख बांध आते हैं, कौन कौन से बांध हैं? जम्मू कश्मीर के बता दो भाई, सबसे पहले प्रमुख परियोजना कौन सी है? जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है भाई, बताओ जरा। जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख परियोजना, पहले का नाम आ जाता है यहाँ पे तुलबुल परियोजना। एक का नाम क्या आ जाएगा? तुलबुल परियोजना कहाँ चलती है? दूसरे की अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है उरी फर्स्ट और उरी सेकंड। उसके बाद में आपके आ जाती है यहाँ पे दुलहस्ती। उसके बाद में आ जाती है यहाँ पे बगली हार आ जाती है। उसके बाद में आपकी आ जाती है सैलाल परियोजना। उसके बाद में आ जाती है सेवा परियोजना। ये सारी परियोजना कहाँ चलती है भाई? ये परियोजना है सारी की सारी। लेकिन आपको तो एक ही परियोजना याद रखनी है, नाथपा जागरी। कहाँ चलती है? एक परियोजना का नाम याद रखना है जिसका नाम है नाथपा जागरी। अब आप बात करते हैं एचपी की प्रमुख परियोजना। यहां आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है? एक नंबर पे आ जाती है नाथपा जागरी। नाम देखो क्या रखेगा, अच्छा रखे है नाथपा जागरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या याद रखना है अपने को? नाथपा जागरी के अंदर, नाथपा जागरी में आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ी भूमिगत है, याद रखना, यह भूमिगत जल विद्युत परियोजना है नाथपा जागरी। आगे हम और बात करते हैं ना इनके बारे में, तो और देखो कौन कौन से आ जाती है। 2 नंबर पे बात करते हैं तो चामेरा आ जाता है। चामेरा, हाँ चामेरा खर्चा लगा गुडी बता। चामुंगा नदी को नाम पूछे मतलब तो लिख रखे ऊपर है नदी को नाम। अब को नहीं बोले मोमू क्यों हैं? चामेरा परियोजना बताएगा नवनीत कुमार भाई। नवनीत कुमार बता भाई, चामेरा परियोजना कहाँ चलती है? चामेरा, हाँ गुड्डी तू बता भाई। ममता नहीं बता, हाँ तुम बता। जन्मदिन है क्या तेरा? हैं लाइन ध्यान ही बनी, जन्मदिन है क्या? विश तो कर दियो, अरे सारा विश तो कर दियो, ये कि गाल से काटो हैप्पी बर्थडे विश करने को नहीं होता ना वाह अरे वाह, ये करता है किसको लगे वहाँ क्या करता? तो डंगू विश करता है कोई जुगाड़ बैठ ही जान तो कोई है थारो भी कोई मुंह मिठाड़ो कोई है तो हैप्पी बर्थडे गाड़ से काट दिख रहे हैं इन ध्यानी को नहीं जन्मदिन है कि। चलो बढ़िया बात है ना। हाँ कर चला बता, चल छूटा तू बता भी कुछ कर चला है कौन से पे चलती है? नदी का नाम बताना आपको। जेने पे नहीं चलती। हाँ महेंद्र नहीं बता। जेपी
आगे नवनीत ये अरे रवि पे चलती है, मैंने आपको बता तो दिया था। एक तो चलती है चामेरा परियोजना, एक रणजीत सागर परियोजना, एक थीन बांध, तीनों तो बताई थी आपको मैंने। चामेरा परियोजना कहाँ चलती है? चामेरा परियोजना हो जाए रावी नदी पे। चामेरा के बाद में हम बात करते हैं आगे और, तो आ जाती है चंबा, फिर आ जाती है पार्वती। पार्वती के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर आ जाती है, एक और आ जाती है ना, यहाँ पे आ जाती है कौन सा भी, कोल्डोल, कोल्डेल, कोल्डेल या कोल्डोल है ना, ये भी आ जाती है। ये चार ही परियोजना बताई थी मैंने आपको, चामेरा है, चंबा है, पार्वती है, एक है हाँ 1 2 3 और ये 4 और ये 5 होगी, ये 5 होगी ना परियोजना। 5 परियोजना आपको याद रखनी है, ये आपको हिमाचल प्रदेश की याद रखनी है ना। उसके बारे में हमने बात की थी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में एक आ जाती है आपकी, एक तो आ जाती है टनल योजना आ जाती है ना, वहाँ पे मैं उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ, तो उत्तराखंड में एक आ जाती है टन्नाल योजना, टन्नाल 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 परियोजना। और एक आ जाती है यहाँ पर जिसका नाम क्या जाता है डोली गंगा परियोजना, डोली गंगा परियोजना। एक टन्नाल परियोजना आ जाती है, ठीक बात अभी ना, यहाँ आ जाती है। उत्तराखंड के बाद में हम और बात करते हैं तो नीचे इधर वाले बाद में राजस्थान की बताऊँ क्या, गुजरात की बता देता हूँ, राजस्थान की क्या तो बताना। गुजरात के बारे में, गुजरात से पहले अपनी बात करते हैं पंजाब के बारे में बात करती है, तो पंजाब में एक आती है ना थीन बांध परियोजना। कौन सी आ जाती है? थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना। अगर हम बात करना चाहें गुजरात के बारे में तो गुजरात में कौन सी आ जाती है भाई? गुजरात में आ जाती है, एक तो आपकी आ जाती है जिसका नाम है कांकरा पार या कांकरा पारा परियोजना, एक आ जाता है उकाई परियोजना, और एक आ जाती है यहाँ पे सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना आ जाती है। हम पढ़ के आए थे, वही तो आपको नोट्स में बनवा रहा हूँ मैं, है ना, फिर भी आप भूल रहे हो। और इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, इसलिए तो दोबारा लिखा रहा हूँ ना, ताकि पहले समझा के, ताकि थोड़ा बहुत याद रहे। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आप क्या आ जाते हैं जिसका नाम आ जाता है, एक का नाम आ जाता है टाटा, ओके भाई टाटा, एक तो आ जाता है टाटा, एक आ जाता है यहाँ पे कोयना, और कोयना को क्या बोलते हैं? हाँ 1 नंबर और 2 नंबर, ये आपको याद रह जाएगा वहाँ। उसके बाद में हमारा नीचे आ जाता है जिसका नाम क्या आ जाता है अभी, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करना चाहते हैं तो कर्नाटक के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं भाई? कर्नाटक के अंदर एक तो चलती है कावेरी परियोजना, एक तो चलती है कावेरी, एक चलती है काली, एक चलती है काली, एक चलती है शरावती, एक चलती है तुंगभद्रा चलती है, और एक चलती है यहाँ पर शिव समुद्रम। एक तो चलती है शरावती चलती है, एक चलती है यहाँ पर शरावती के बाद में तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के बाद में चलती है आपकी यहाँ पर शिव समुद्रम। और इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ चलती है आपकी एमपी के बारे में बात करना चाहें तो एमपी के अंदर आपको याद ही है, एमपी में कौन कौन सी चलती है भाई? तो एमपी में एक तो मेन तो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी चलती है। और कोई बचा है कि उधर वाले भाग में कोई? नहीं, और तो कोई नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी आपको याद रखनी है ना। तो ये सारी कौन सी परियोजना थी? आपकी जल विद्युत परियोजना थी। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा के बारे में कभी सुना है? सौर ऊर्जा क्या होती है? सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पे बनाया गया है भाई? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बडला है। बडला कहाँ बनाया गया है? फलोदी के अंदर है। पहला ना तो
अब पहला कौन अभिन्न छोड़ दो, वर्तमान में कौन अभिन्न देखो दे ना, जो कौन क्या है वो हम बात करते हैं ना, एक चैप्टर लगता ना कौन क्या है ना चैप्टर तो लगता है कब नहीं, जी वर्तमान में अंदर कौन किसके पास में कौन सा पद है कौन सा नहीं, एक नंबर आता है वहां पे मुख्य न्यायाधीश पहले कौन सा था, आप कौन सा ना, वर्तमान प्रेजेंट टाइम देखना पड़ेगा भाई आपको तो, हाँ कौन क्या है ना वो वाला। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाती है आपकी कौन सी भाई, कौन सी ऊर्जा भाई, सौर ऊर्जा के बारे में हम बात करना जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के बारे में सूर्य से प्राप्त होती है, ये कभी भी जीवन में खत्म नहीं होती है, आजीवन बनी रहती है। लेकिन आप तो कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा कहाँ, सर्वाधिक सौर ऊर्जा, सर्वाधिक सौर ऊर्जा कहाँ, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन है भाई, ऐसे याद रखना, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका भी, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है बताओ जरा, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का पहला पावर थर्मल, पावर थर्मल, सौर ऊर्जा का पहला राजस्थान ना कन्फर्म है क्या, दूसरा गुजरात का है क्या, तो सौर ऊर्जा का पहला पावर थर्मल है ना, ये लगा था आपका कहाँ पे, लुधियाना के अंदर लगा था है ना, ये लुधियाना के अंदर लगा था, लुधियाना, लुधियाना के अंदर, लुधियाना कहाँ पड़ता है भाई, है ना, सौर ऊर्जा का पहला पावर थर्मल लगा था लुधियाना के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा का, भारत का सौर ऊर्जा का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर स्टेशन, पावर स्टेशन ये कहाँ पे बना हुआ है, तो ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका नोखा के अंदर, ये नोखा के अंदर बना हुआ है। देखो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर स्टेशन की बात कर रहा हूँ, पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पावर स्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे याद रखना। फिर आपको याद रखना है यहाँ पर, हाँ वही है, वही बीकानेर है, वही ये कितना नोखा बीकानेर है। हाँ अब देखो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा पार्क आप सभी जानते ही हो ना, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, ये पार्क कहाँ पे बना हुआ है आप सभी जानते हो, ये तो ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बडला, बडला कहाँ पड़ता है, पार्क फ्लो बडला के अंदर बना हुआ है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर स्टेशन है वो नोखा बीकानेर के अंदर बना हुआ है। सौर ऊर्जा का पहला पावर थर्मल है वो लुधियाना के अंदर लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ना। और उसके बाद में हम और बात करते हैं इसके अंदर सौर ऊर्जा के बारे में, और क्या क्या पूछ सकता है आपसे ना, केनाल, केनाल पूछ सकता है आपसे ना कि भारत की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केनाल कहाँ पे लगाई गई है ना, भारत की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केनाल स्टेशन, ये इन्हीं के अंदर यूज होता है, सौर ऊर्जा के अंदर केनाल देख लेना आप है ना। ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है गुजरात के अंदर, ये कहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है गुजरात के अंदर बना हुआ है, गुजरात के अंदर है ना, केनाल वाला गुजरात के अंदर बना हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है वो बडला के अंदर है, सौर ऊर्जा पावर स्टेशन है वो नोखा के अंदर है, लेकिन सौर ऊर्जा का पहला पावर थर्मल है वो लुधियाना पंजाब के अंदर लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। सौर ऊर्जा के में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो और बढ़िया बात है, कोई दिक्कत बात नहीं। पवन ऊर्जा के बारे में देखो थोड़ा सा, छोटे छोटे हैं इनमें प्रश्न तो आता नहीं है, ऐसे बता ही रहा हूँ मैं पवन ऊर्जा के बारे में, भूताप ऊर्जा के बारे में, यहाँ से प्रश्न तो आते नहीं है। पवन ऊर्जा के बारे में देखो आपको यहाँ बताता हूँ मैं, पवन ऊर्जा में सर्वाधिक प्रथम स्थान पे कौन है भाई, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका आ जाएगा भाई, प्रथम स्थान आ जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु का। यहाँ देखना पवन ऊर्जा में तो प्रथम स्थान किसका है, तमिलनाडु का है, लेकिन सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है भाई,
सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। और अपनी बात करते हैं पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का है। और दूसरा स्थान गुजरात का आ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर है। पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। दूसरा स्थान किसका आ जाएगा? गुजरात का आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि पहला 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 पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? तो इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये जो संयंत्र लगाया गया था ये आपका लगाया गया था कहाँ पे भाई? तमिलनाडु के अंदर ही लगाया गया था। तमिलनाडु के अंदर ही लगाया गया था, ये भी आपको जानना है। मंडप मंडप ऐसा कोई स्थान है यहाँ पे, मंडप मंडप है ना, ये स्थान पड़ता है, मंडप मंडप स्थान है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे लगाया गया था। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, पहला पवन ऊर्जा संयंत्र तो यहाँ लगाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? तो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया गुजरात के अंदर। ये लगाया गया कहाँ पे भाई? गुजरात में। एक और याद रखना, सतारा महाराष्ट्र के अंदर भी एक क्या लगाया गया भाई? सतारा महाराष्ट्र पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना, सतारा महाराष्ट्र है वो पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है भाई, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं यहाँ पे। पवन ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रथम स्थान तमिलनाडु का है और पहला संयंत्र है वो मंडप मंडप बोलते हैं इसको ना, मंडप मंडप तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है गुजरात के अंदर है। सतारा महाराष्ट्र के अंदर पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा पवन नगरी है वो किसे बोलते हैं? तो वो जैसलमेर को बोलते हैं, पंखों की नगरी बोलते हैं ना। पंखों की नगरी किसे बोलते हैं? तो पंखों की नगरी, क्योंकि अपने यहाँ पर कहाँ पर सर्वाधिक लगाते हैं भाई? जैसलमेर वाले भाग में, सीकर वाले भाग में सर्वाधिक लगाती है, तो पंखों की नगरी जैसलमेर को बोलते हैं। यहाँ भी लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं भाई? संयंत्र लगे हुए हैं, पवन चक्की वगैरह लगी हुई है। जब घूमने जाओ तो देखे आना, हम तो देख के आए थे वहाँ पे ना। तो ये हम बात करते हैं यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। भूतापीय ऊर्जा रामदेवरा गए थे नहीं, पहले गए थे। भूतापीय ऊर्जा के बारे में, भूमि से जो ऊर्जा मिलती है ना, भूतापीय ऊर्जा के बारे में तो है नहीं। बायोगैस बायोमास के बारे में बात करते हैं। इसका तो भूतापीय तो बायोगैस बायोमास, बायोगैस और बायोमास, बायोगैस प्लस में बायोमास दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। बायोगैस और बायोमास, बायोगैस के बारे में मास होता है ना, मास। अगर हम बात करना चाहते हैं बायोगैस के बारे में तो ये गैस किससे बनती है? तो ये आपको पता है कि किससे बनती है भाई? गोबर वगैरह से, ये गोबर से बनती है। और अगर हम बात करें तो चावल हो गया, चावल के या आप बोल सकते हो चावल के भूसे से बनती है। भूसे का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट होता है यहाँ पे, है ना। छिलके वगैरह आपने कभी देखा होगा, चावल जब निकाल के जब लेके आते हैं ना तो पीछे जो बच जाता है ना कचरा सा, उसे बायोमास संयंत्र लगाता है ना। हाँ, आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि इसके लिए फेमस, दोनों के लिए प्रसिद्ध, एक नंबर पे प्रथम स्थान पे कौन है भाई? प्रथम स्थान पे है यूपी, फिर आ जाता है एमपी आ जाता है, फिर आ जाता है 3 नंबर पे कौन आ जाता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है। यानी कचरे से विद्युत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूपी प्रसिद्ध है, फिर महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, फिर आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। पहला पूछ सकता है आपसे, याद रख लेना। और आपको ये पता होना चाहिए कि चावल के भूसे से विद्युत का उत्पादन ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो उत्पादन हो रहा है ये हो रहा है आपका झाकरी नामक स्थान पड़ता है। ये झाकरी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पंजाब के अंदर पड़ता है। यहाँ पर पहला संयंत्र लगाया गया था जब चावल के भूसे से यहाँ पर क्या बनाई गई थी? विद्युत का उत्पादन किया गया था। ये पहला संयंत्र था, ध्यान रखना भी। अगर पूछा जाए कि जो कचरा होता है, अपशिष्ट कचरा है, उससे जो अपशिष्ट कचरा होता है ना, जो कचरा वगैरह जो बचा होता है, उससे कचरे से, या फिर सीधा लिख देता हूँ, कचरे से विद्युत का जो उत्पादन किया जा रहा है, कचरे से विद्युत का जो उत्पादन है, विद्युत का उत्पादन जो किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है ना। ये आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें दी हुई, बिल्कुल शॉर्ट में दी हुई है उसके अंदर ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा क्योंकि ऑथेंटिक किताब ही वही है, वहीं से है ना प्रश्न। तो इसमें बायोगैस और बायोमास में सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर क्या किया जाता है? यूपी पहले पे, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। चावल के भूसे से पहली बार अगर कोई उत्पादन कारखाना लगाया गया था वो झाकरी पंजाब के अंदर लगाया गया था, और कचरे से वाला है वो कहाँ लगाया गया था? तो वो दिल्ली के अंदर लगाया गया था।
फिर बात करते हैं यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा में पहले स्थान पे कौन है भाई? ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो पहले स्थान किसका जाता है ज्वारीय ऊर्जा के अंदर? ज्वारीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो अपने यहाँ सर्वप्रथम गुजरात के अंदर निकलती है और यहाँ पर एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, वहाँ पर सर्वाधिक ज्वारीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्वारीय बंदरगाह एक ही है ना अपना, कौन सा? कांडला। हम पढ़ के आए थे ना वहाँ पे, वहाँ से सर्वाधिक। और ज्वार और भाटा क्या होता है भाई? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा का वो समुद्र का पानी है वो ऊपर उठना ज्वार, नीचे उठना भाटा। तो यहाँ पर एक ही बात लिख लेना, ज्वारीय ऊर्जा के लिए कौन सा? गुजरात। और गुजरात का कौन सा क्षेत्र भाई? कांड। यहाँ पर एक ही बात याद रखना कि ज्वारीय ऊर्जा ना, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा में एक ही बात याद रखनी है। ज्वारीय ऊर्जा में क्या याद रखोगे? ज्वारीय ऊर्जा में सिर्फ इतनी सी बात याद रखोगे, एक नंबर पे है कौन? गुजरात। और गुजरात का क्षेत्र कौन सा भाई? यहाँ पे गुजरात का कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है, हम पढ़ के आ चुके हैं सारी की सारी बात। और इसका जो नया नाम वो नवनीत बताएगा कि इसका नया नाम क्या है। कांडला का नया नाम, हाँ, पंडित दीनदयाल है ना। उसके बाद में हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर तो आ जाता है कोयला, तापीय विद्युत के बारे में बात करते हैं ना। यहाँ पर बात करते हैं तापीय विद्युत। तापीय विद्युत के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इसके रख रखाव के लिए किसकी स्थापना होती है? NTPC की स्थापना होती है। नेशनल, इसका क्या होता है? थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है ना। तो इसकी जो स्थापना है वो लगभग 1975 के अंदर होती है ताप विद्युत का रख रखाव करने के लिए। हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोयला वाले संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। कोयले वाले संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कोयला वाले संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है, एक तो आ जाता है फर्रुखा, जैसे लिखवा देता हूँ ना, एक नंबर पे आ जाता है आपका फर्रुखा। फर्रुखा कहाँ पड़ता है भाई? फर्रुखा पड़ता है पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। और एक आपका पड़ता है, अपने बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर पड़ता है तलहर। उड़ीसा के एक आता तलहर, ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है, जहाँ जहाँ कोयला संयंत्र लगाए गए हैं। बात करें जहाँ पे कोयला संयंत्र, कोयला अलग जगह मिलता है। यहाँ कोयला तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे संयंत्र भी तो लगाए गए हैं। कई जगह कोयला मिलती है लेकिन वहाँ संयंत्र नहीं लगाया गया है ना। संयंत्र तो ऐसे झारखंड के अंदर सेम भूमि वाले भाग के अंदर भी मिलता है फिर तो ऐसे तो, है ना। तो वहाँ पर संयंत्र तो नहीं लगाया गया। तो इनका देखेंगे, अगर कोई हुआ तो मैं बता दूंगा, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कुछ एक दो क्या बच्चे गैस लाइने वाले बच्चे है ना। हाँ, एक दो गैस वाली और बता देता हूँ ना आपको मैं। गैस वाली यहाँ से प्रश्न तो आता नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा, प्रश्न आज तक ही नहीं आया। गैस वाले में बता देता हूँ आपको एक दो गैस। एक तो अंता आ जाती है, अंता कहाँ है आपकी? अंता तो 12 के अंदर आ जाता है। एक दादरी आ जाती है, एक दादरी आ जाती है। दादरी के अलावा हम बात करना चाहते हैं, दादरी कहाँ जाती है? यूपी के अंदर आ जाती है। उसके बाद में हम संयंत्र, परमाणु संयंत्र, ये काम की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम बार बार पढ़ते भी रहते हैं और ये काम की भी है ना, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ से देखो प्रश्न कैसे आएगा। सबसे पहले कि परमाणु संयंत्र के जनक, परमाणु ऊर्जा के जनक किसे बोलते हैं? परमाणु ऊर्जा के जनक पूछ लेते हैं सबसे पहले। परमाणु ऊर्जा के जनक किसे बोलते हैं? बाबा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? जहांगीर बाबा पूरा नाम था ना, होम्स जहांगीर बाबा पूरा नाम था। होम्स जहांगीर बाबा नहीं, जहांगीर बाबा, ये इनका पूरा नाम था। इनको बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक है। और इनकी अगर बात करें, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु पहले आयोग बना था, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है? तो आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी लगभग 1948 के अंदर होती है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब होती है? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है 1956 के अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 है ना, 54 के अंदर होती है, 54। फिर हम बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा निगम की स्थापना कब होती है? परमाणु ऊर्जा निगम की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1987 के अंदर होती है। फिर आ जाएगा परमाणु जो विभाग है आपका, है ना, परमाणु
जो विभाग है वो कहाँ पे अभी कार्य, विभाग की स्थापना ना, परमाणु विभाग की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है, तो ये होती है, कहाँ पे होती है अभी स्थापना, ट्रोम्बे। ट्रोम्बे कहाँ पड़ता है, ट्रोम्बे 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 का पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो महाराष्ट्र याद कर लेना ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इतना तो याद करना ही करना है भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। फिर यहाँ पर याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह, भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, अरे भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह सतारा। सतारा कहाँ पड़ता है, पहला है, याद रख लेना, भारत का प्रथम विद्युत परमाणु विद्युत ग्रह है। और ये भी याद रख लेना कि ये क्या है, सबसे बड़ा विद्युत ग्रह भी है, किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। और दूसरा पूछे तो कौन सा आ जाता है, रावत भाटा वाला अपना आ जाता है। आप याद नहीं रखते ना, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ लिखा देता हूँ, एक तो याद रखना है सतारा, एक याद रखना है रावत बाटा, और एक आपको याद रखना है यहाँ पर नोनेरा, नोनेरा है क्या ये, और एक आपको याद रखना है कुल कलपक्कम, कलपक्कम कलपक्कम, कुडनकुलम, कुडनकुलम, एक आ जाएगा केगा। सतारा, रावत बाटा, नोनेरा, नहीं नोनेरा नहीं है ये, नारोरा, नारोरा है शायद तक, नारोरा, नारोरा है ना, नारोरा है ये, नारोरा है क्या, नानेरा तो कोटा के अंदर पड़ता है, नारोरा है ये शायद तक, जहाँ तक आइडिया लग रहा है ना। चलो देखना पड़ेगा भाई ना वापिस इनको। सतारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। रावत कुंडपुलम स्थापित हुआ था, और ये है ना, ये रावत बाटा वाला, ये कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था, और ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। इनका दिया हुआ नहीं है ना, हो सकता है भाई ना इनके बारे में।